हेलो फ्रेंड्स, आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त साम्राज्य। 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य है, इसका टाइम पीरियड है वो माना जाता है। तो आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। 275 ईस्वी में जो गुप्त वंश है इसका संस्थापक किसे माना जाता है, इसकी स्थापना है वो श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त है उसे संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो वो आएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसका टाइम पीरियड आता है 320 से 335 ईस्वी पूर्व। इस श्रीगुप्त ये संस्थापक था, इसकी हमें जानकारी इसलिए भी मिल जाती है क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपने प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना हरिशेन नामक एक विद्वान ने की थी, उसमें श्रीगुप्त का परपौत्र कहा है। श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच है, ये इसका उत्तराधिकारी बना था। इसके टाइम पीरियड में गुप्त है वो कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। श्रीगुप्त की उपाधि कौन सी थी? श्रीगुप्त की उपाधि थी महाराज की उपाधि है वो श्रीगुप्त की उपाधि थी। इसके बाद घटोत्कच के बाद में आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो इसका उत्तराधिकारी बनता है, महत्वपूर्ण शासक हुआ। और चंद्रगुप्त फर्स्ट की उपाधि थी महाराजा धीराज है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट है उसकी उपाधि थी। उसने लिच्छवी राजकुमारी है श्री कुमारी देवी, उससे विवाह किया। और इसके टाइम पीरियड में जो सिक्के जारी हुए उसमें भी इसने श्री कुमारी देवी नाम है वो अलंकृत करवाया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट है, उसी ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था, एक संवत प्रारंभ किया जो गुप्त संवत के नाम से फेमस हुआ था। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गुप्त संवत है वो किसके द्वारा चलाया गया है, तो ये है चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा चलाया गया है। इसी को चंद्रगुप्त फर्स्ट को गुप्त साम्राज्य है इसका वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसके बाद में आता है समुद्रगुप्त फर्स्ट, इसका टाइम पीरियड है 335 से 380 ईसा पूर्व, जिसने अपने प्रयाग प्रशस्ति में स्वयं को जो श्रीगुप्त है उसका परपौत्र बताया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी है वो नियुक्त किया था। इसका आदर्श था दिग्विजय और एकीकरण। इसके आदर्श कौन से थे? दिग्विजय और एकीकरण इसके आदर्श थे। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। समुद्रगुप्त किस में विश्वास रखता था? साम्राज्यवाद में, साम्राज्य के विस्तार में। दरबारी कवि हरिशेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति है इलाहाबाद में एक प्रशस्ति में इसकी सैनिक सफलताओं का विवरण है उसका उल्लेख किया है। हरिशेन वही है जिसने प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई थी, उसमें इसकी सैनिक सफलताओं का विवरण है वो उल्लेख किए है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण किया गया है। इसके द्वारा जो जीते गए समूह है उनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। गंगा यमुना दोआब, पूर्वी हिमालय वाला एरिया, पूर्वी विंध्यन का क्षेत्र, आंटविक राज्य, पूर्वी ढक्कन और दक्षिण भारत के राज्य और शक एवं कुषाण राज्य। इस प्रकार इसके जो शासन काल है उसको विभक्त किया गया है। इसके बाद आती है इलाहाबाद प्रशस्ति है, उसके अकॉर्डिंग वह किसी भी युद्ध में हारा नहीं था, एक शक्तिशाली, उसके पास नौसेना भी थी और विदेशों के साथ भी इसके संबंध है वो सुदृढ़ थे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ है उसका आयोजन भी करवाया था और इसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ में देखने को मिलता है, लिखा हुआ मिलता है। तो उसमें भी एक पराक्रम शब्द किसके सिक्कों पर मिलता है? समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मिलता है। ये ललित कलाओं में भी निपुण था। इसने कुल 6 प्रकार के सिक्के जारी किए थे। उनमें से एक सिक्के थे उनमें इसे वीणा बजाते हुए दिखाए गए, वीणा प्रकार के सिक्के भी वो हैं, आकृति वीणा बजाती हुई है। ये संगीत में निपुण था और ये किस धर्म का से रिलेटेड है? यानी विष्णु धर्म उससे रिलेटेड है। तो विष्णु धर्म का भक्त था, परंतु दूसरे धर्म है उनको भी इसने समान रूप से आदर दिया था। उन यानी सहिष्णु शासक हैं वो हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद में आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम पीरियड। चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसका टाइम पीरियड था 380 से 412 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये समुद्रगुप्त का ही पुत्र था, उत्तराधिकारी था। देवराज या देवगुप्त भी हमें इसका नाम देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है वो कहीं कहीं हमें देवराज या देवगुप्त वो भी देखने को मिलता है। इसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजय द्वारा बढ़ाया था। अपनी पुत्री जिस प्रभावती है उसका विवाह इसने वाकाटक राजा रुद्रसेन सेकंड से करवाया था, जिसकी मृत्यु के बाद में उसकी पुत्री है वो अपने छोटे बेटे को गद्दी पर बिठाकर वास्तविक शासक बन गई थी। यानी कि इनडायरेक्ट रूप से देखें तो वाकाटक का भी शासन किसके हाथ में आ गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के हाथ में आ गया था।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा व गुजरात वाला एरिया है वो भी जीता था। पश्चिमी मालवा और गुजरात वाला एरिया जीता था। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी है वो बनाया था। उज्जैन है उसको द्वितीय राजधानी बनाया था। शक विजय के पश्चात उसने किस प्रकार की उपाधि ली थी? विक्रमादित्य की उपाधि है वो धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि का संबंध किससे है? देवराज, देवगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसी से रिलेटेड है विक्रमादित्य। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में आता है कुमार गुप्त या फिर महेंद्रा। कहीं कहीं इसका नाम उपाधि भी मिलती है महेंद्रादित्य, और फुल नेम है इसका कुमार गुप्त महेंद्रादित्य। टाइम पीरियड है 1414 से 1455 ईस्वी तक। ये कुमार गुप्त, चंद्रगुप्त के बाद में शासक कौन बनता है? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने जिसने नालंदा विश्वविद्यालय है उसका संस्थापक इसे माना जाता है। उसका राष्ट्र है राज्य वो सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था। सौराष्ट्र जो गुजरात वाला एरिया वहाँ से बंगाल तक इसका शासन है वो फैला हुआ था। राज्य के अंतिम दिनों में इसने पुष्यमित्रों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा था, और इन विद्रोह का पुष्यमित्र का जो विद्रोह है उसका दमन किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। लेकिन शासक कौन था? कुमार गुप्त महेंद्रादित्य है वो शासक था। इसके बाद में आता है स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड 455 से 467 ईसा पूर्व में। ये जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसने हूण जो थे हूण शासक उनको हराया था, और स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा जो निर्मित सुदर्शन झील थी उसको पुनर्निर्माण भी करवाया था। उसका जीर्णोद्धार है वो भी करवाया था स्कंदगुप्त, जिसने पुष्यमित्र के विद्रोह का भी दमन किया। साथ ही साथ इसके टाइम पीरियड पर हूण अटैक होता है, हूणों ने अटैक किया था, उन हूणों के अटैक है उसका भी इसने दमन किया था। जूनागढ़ अभिलेख से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें इसने सुदर्शन झील है उसका पुनर्निर्माण का कार्य है वो करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सिंहासन पर बैठने के बाद स्कंदगुप्त ने मलेच्छों के रूप में कुख्यात जो हूण उनसे जूझना पड़ा, और स्कंदगुप्त ने अंततः हूणों को पराजित कर दिया था। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो किस प्रकार से थी? भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश है उसका एक बहुत ही महत्व है। ये किस धर्म को मानने वाले थे? गुप्त सम्राट वो वैदिक धर्म को मानने वाले थे। सांस्कृतिक उपलब्धियां अगर गुप्त काल की देखें तो ये इनका इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिलता है। वैदिक धर्म से ये रिलेटेड थे। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त इसने अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म इनको भी आश्रय दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय है उसके टाइम पर में कौन आया था? फाहियान भारत आया था। फाहियान है वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पे आता है। वही अगर है एक और यात्री का नाम हम देखते हैं ह्वेनसांग किसके टाइम पर आया था? वो हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। इसके विवरणों से फाहियान के विवरण है उनसे हमें पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य वो सुशासित था। अपराध यहाँ पर बहुत कम होते थे। कर भार है वो भी यहाँ पर कम था। राजकाज है उसकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत लैंग्वेज थी। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक है। रघुवंश काव्य नामक महाकाव्य इनके रचयिता कालिदास थे। मृच्छकटिकम का लेखक वो कौन? शूद्रक है। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त, और सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में हुए। तो गुप्त काल में कौन कौन से हुए हैं? कालिदास ने किसकी रचना की थी? अभिज्ञान शाकुंतलम की और रघुवंश महाकाव्य, ये गुप्त काल में लिखे गए हैं। शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम की रचना की गई। विशाख दत्त है उसने मुद्रा राक्षस की रचना की थी, और एक कोशकार अमर सिंह का नाम भी हमें गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। रामायण महाभारत मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई थी। जो हम वर्तमान रूप में रामायण महाभारत मनु संहिता का देखते हैं वो गुप्त काल में ही सामने आया था। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिष के विकास में बहुत अधिक योगदान दिया था। साथ ही साथ दशमलव प्रणाली का आविष्कार है वो भी गुप्त काल से रिलेटेड है। अरबों के माध्यम से ये किसमें पहुंची थी? यूरोपवासी है उनमें पहुंची थी। वास्तुकला, चित्रकला और धातुकला के प्रमाण हमें झांसी, कानपुर के अवशेष, अजंता की गुफाएं, दिल्ली का हमें लोह स्तंभ, नालंदा के 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति, सुल्तानगंज में स्थित 7 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति से हमें इसकी सांस्कृतिक उपलब्धि है वो देखने को मिलती है। यानी कि सांस्कृतिक दृष्टि से इस टाइम पर भारत का कैसा था? एक अच्छा टाइम पीरियड था, स्वर्णिम काल हम कह सकते हैं। गुप्त काल का समाज है वो किस प्रकार से था?
गुप्तकालीन समाज है वो परंपरागत रूप से 4 वर्ण हैं, उनमें विभक्त था। 4 वर्ण उनमें विभक्त था और समाज में जो सर्वोच्च स्थान वो किसका था? ब्राह्मण जाति है, उनका सर्वोच्च था। उनके कर्तव्य माने जाते थे कि अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान से रिलेटेड कौन से थे? ब्राह्मण थे। क्षत्रिय का कर्तव्य माना जाता है कि इस राष्ट्र की रक्षा करना, ये क्षत्रिय है, उनका कर्तव्य। वैश्य का कार्य माना जाता था, वैश्य का कार्य वो व्यापार वाणिज्य करना था। और शूद्र का कार्य है उसे सेवा प्रदाता माना जाता था। गुप्तकाल में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन है वो शिथिल होने लगा था। फिर भी वर्णों का आधार गुण क्रम न होकर कैसा था? जन्म था। अगर हम महिलाओं की स्थिति देखें तो स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक रीतियों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। लेकिन यहाँ पर स्त्री शिक्षा का भी प्रश्न हमें देखने को मिलता है। पर्दा प्रथा नहीं थी। उस समय 8 प्रकार के विवाह है वो देखने को मिलते हैं। तो 8 प्रकार के विवाह का प्रश्न था। स्वयंवर प्रथा है वो भी विद्यमान थी। गुप्तकाल में मिश्रित जातियां जैसे कि मुद्रा वैश्यीकरण, अंबष्ठ, पार्श्व आदि उगरती। तो गुप्तकाल की मिश्रित जातियां कौन कौन सी थी? मुद्रा वैश्यीकरण, अंबष्ठ, पार्श्व। कायस्थ गुप्त एक वर्ग था परंतु बाद में ये एक जाति बन गई थी। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है वो देखने को मिलता है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति है वो उसकी पत्नी है उसका प्रथम अधिकार, यानी पति की डेथ हो जाती है और उसके पुत्र नहीं है तो संपत्ति पर राइट किसके होंगे? वो हो गए उसकी पत्नी के होंगे। हर्षवर्धन के बाद में बताया गया जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।